जी हाँ। ओके, तो बच्चों आज हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, सुपर फास्ट फार्मूला रिवीजन। चैप्टर का नाम है यूनिट एंड डायमेंशन, मतलब हमारा चैप्टर नंबर 1, ठीक है ना। हेलो, यस। चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। चैप्टर नंबर 1 से यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर का नाम है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले देखिए की लर्निंग्स। हाँ, पढ़िए बेटा हर्ष। इन इंडिया, सर इंडिया नेशनल फिजिकल लैब। एक मिनट सर। चलिए देखिए मैं पढ़ देता हूँ। इन इंडिया नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी मेंटेन्स द स्टैंडर्ड ऑफ द मेजरमेंट, मतलब भारत में जो मेजरमेंट के स्टैंडर्ड है वो कौन तय करता है, कौन उसको बनाता है, कौन उसको बदलता है, जिसका नाम है इंडियन नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, ठीक है ना। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी जो है वो तय करती है। जैसे कि आप मार्केट में जाते हो तो आप बोलते हो भैया 1 किलो भिंडी दे दो, तो 1 किलो भिंडी को वेट करने के लिए वो क्या रखता है, वेटिंग पैन पे मशीन रखता है या एक वेट रखा करता है ना। तो सवाल उठता है वो वेट 1 किलोग्राम का है, जो बाट होता है ना वो 1 किलोग्राम का है। या मिल्क लेते हो तो बच्चों, तो वो मिल्क किससे नाप के देता है, लीटर से। तो वो लीटर 1 लीटर का है, ये 1 लीटर कौन तय करता है, उसका नाम है इंडिया नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। तो नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी जो होती है वो तय करती है कि मेज़रमेंट के स्टैंडर्ड क्या क्या हैं, कैसे हैं, ठीक है। आया समझ में। यस सर। सेकेंड पॉइंट, द सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज्ड अराउंड द वर्ल्ड इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ एसआई। जो वर्ल्ड में सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज होता है दैट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ एसआई। नोट करिए, द सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूज्ड अराउंड द वर्ल्ड इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ एसआई, ठीक है ना। यस सर। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला है द यूनिट्स फॉर द बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल और बेस यूनिट। मतलब बेस क्वांटिटीज़ जो होती हैं उनके लिए जो यूनिट होती है वो कौन सी होती है, फंडामेंटल यूनिट। बेस क्वांटिटी मतलब लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। और थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये जो क्वांटिटी होती हैं ये कहलाती हैं बेस क्वांटिटी। और इनकी जो यूनिट होती हैं वो होती हैं फंडामेंटल यूनिट। तो जैसे लेंथ की यूनिट क्या है, मीटर, तो मीटर इज़ अ फंडामेंटल यूनिट, है ना। तो क्या लिखा है, the units for the base quantities are called fundamental or base unit. The units of all other physical quantities can be expressed as a combination of base unit. जो अदर क्वांटिटीज हैं, जो अदर क्वांटिटीज हैं उनकी यूनिट को आप जो है, जो अदर क्वांटिटीज हैं उनकी यूनिट को जो है आप हाँ, अदर क्वांटिटीज जो हैं उनकी यूनिट को आप बेस यूनिट की फॉर्म में लिख सकते हो। क्या लिखा हुआ है, द यूनिट फॉर बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल और बेस यूनिट्स। द यूनिट फॉर अदर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट, सच यूनिट्स आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। तो ऐसी यूनिट जिनको आप बेस क्वांटिटीज़ की बेस यूनिट्स की मदद से बनाते हो उनको हम बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट। चलिए हर्षिता पढ़िए पॉइंट नंबर 1। पहला चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट कर दिया है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। पढ़िए पॉइंट नंबर 1। In India, National Physical Laboratory maintains the standard of measurements. सेकेंड, The system of units used around the world is International System of SI. हाँ, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ एसआई, ठीक है ना। नेक्स्ट, थर्ड, The units for the base quantities are called fundamental or base units. The units of all other physical quantity can be expressed as the combination of base units. Such units obtained are called derived units. हाँ, बेस यूनिट के कॉम्बिनेशन से जो यूनिट बनती है उनको हम बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट। बच्चों ये हमारे पास बेस क्वांटिटी है और ये उनकी बेस यूनिट है। बेस क्वांटिटी है लेंथ, लेंथ की यूनिट मीटर। बेस क्वांटिटी मास, लेंथ की मास की यूनिट किलोग्राम। ये टाइम है, बेस क्वांटिटी यूनिट है सेकेंड। इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला। बच्चों सिंबल याद रखना, मीटर की यूनिट स्मॉल m से है,
किलोग्राम में दोनों के और जी स्मॉल, सेकेंड में स्मॉल एस, एम्पियर में कैपिटल ए, केल्विन में कैपिटल के, एमओएल में कैपिटल एम स्मॉल ओ एल और कैंडला में सी डी। ठीक है ना। तो ये है हमारी बेस क्वांटिटी और ये है इनकी बेस यूनिट। बेस यूनिट से बनने वाली यूनिट क्या होती हैं? डिराइव्ड यूनिट। और बेस क्वांटिटी से बनने वाली क्वांटिटी जो होती है उनको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। पढ़िए बेटा फिफ्थ। Other physical quantity derived from the base quantities can be expressed as a combination of the base units and are called डिराइव्ड यूनिट्स। a complete set of units. The fundamental and derived is called a system of units. हाँ, अदर फिजिकल क्वांटिटीज डिराइव्ड फ्रॉम द बेस क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट एंड कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। तो जो डिराइव्ड फंडामेंटल डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं उनकी जो यूनिट बनती है वो डिराइव्ड यूनिट कहलाती है। एक कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स का एक कंप्लीट सेट बॉदर सॉरी बॉदर नहीं बेटा, ये बोथ है, बोथ द फंडामेंटल एंड डिराइव्ड, दोनों ही फंडामेंटल डिराइव्ड इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। समझ गए ना, उसको बोला गया है कंप्लीट फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स। चलिए पढ़िए। इन कंप्यूटिंग In computing any physical quantity, the units from derived quantities involved in the relationship S are treated as though they were algebraic quantity till the desired units are obtained. In computing any physical quantity, the units from derived quantities involved, the relations are treated as though they were algebraic quantities till the desired units are obtained. ओके, ये क्या कह रहा है? इन कंप्यूटिंग एनी फिजिकल क्वांटिटी द यूनिट फ्रॉम डिराइव्ड यूनिट्स इन्वॉल्व रिलेशनशिप आर ट्रीटेड एज दो दे आर एल्जेब्रिक क्वांटिटीज टिल द डिजायर्ड यूनिट्स आर ऑब्टेन्ड। बच्चों ये कुछ सेंटेंस गड़बड़ है, इसकी मीनिंग क्लियर नहीं हो रही, यहाँ पे कोई सेंटेंस गड़बड़ है, इसको क्रॉस कर दीजिए। चलिए सेवेंथ पॉइंट, द अपरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द रेफरेंस पॉइंट इन द बैकग्राउंड इज कॉल्ड पैरेलैक्स। बच्चों क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज पैरेलैक्स? व्हाट इज पैरेलैक्स? देखिए मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट की अपरेंट ये पोजीशन है इस पॉइंट की, यस ये इस पॉइंट की पोजीशन है, तो अपरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो किसी ऑब्जेक्ट का अपरेंट शिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, जब आप यहाँ से देखते हैं तो ये ऑब्जेक्ट आपको स्लाइटली यहाँ पे दिखाई देता है, और जब आप यहाँ से देखते हैं तो ये ऑब्जेक्ट आपको स्लाइटली यहाँ पे दिखाई देता है, तो यही कहलाता है पैरेलैक्स। लिखो, द अपरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द रेफरेंस पॉइंट इन द बैकग्राउंड, against the reference point in the background against the reference point in the background is called parallax। रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो अपरेंट पोजीशन में शिफ्ट आता है उसको, द अपरेंट शिफ्ट आता है पोजीशन में, उसको बोलते हैं पैरेलैक्स। चलो, पैरेलैक्स इज कॉज्ड वेदर देयर इज ए चेंज इन द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। पैरेलैक्स क्यों होता है? अगर आप पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से चेंज करते हो, अपनी आंख को यहाँ से यहाँ लाते हो, इस वजह से पैरेलैक्स होता है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड बेसिस। लेट द बेसिस बी स्मॉल बी एंड द एंगल सबटेंडेड एट द सम पॉइंट इज थीटा, then थीटा देन एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट डी इक्वल टू बी बाई थीटा। बच्चों देखो, मान लो आपके पास कि दो ऑब्जेक्ट हैं, आपके पास ये कह रहा है कि दो पोजीशन यहाँ पे हैं, ये एक पोजीशन है और ये एक पोजीशन है, ठीक है ना। पैरेलैक्स इज कॉज्ड वेदर देयर इज ए चेंज इन द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड बेसिस। तो मान लीजिए कि जो दो ऑब्जर्वेशन आपको मिल रहे हैं, एक ये और ए, इसके बीच की दूरी को बोलते हैं बी फॉर बेसिस। हाँ, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड बेसिस।
लेट द बेसिस बी बी एंड एंगल सबटेंडेड बाई दिस एट सम पॉइंट इज थीटा। मान लो ये मिल करके आंख में कितना एंगल बना रहे हैं बच्चों, थीटा। आंख में एंगल कितना बना रहे हैं, थीटा। समझ गए ना। तो ये पॉइंट की जो डिस्टेंस निकलेगी कैपिटल डी, क्या निकलेगी बच्चों, लिख लो, d इज इक्वल टू बी बाई थीटा। d इज इक्वल टू बी बाई थीटा। ओके, ये थोड़े से लर्निंग फैक्ट्स हैं इस चैप्टर में। तो ये डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट जो निकलेगी आपकी, d इज इक्वल टू बी बाई थीटा, है ना। कैसे आता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क बी का काम करेगा और ये डी रेडियस का काम करेगी, तो डी को ऊपर ले जाओ, तो d इज इक्वल टू बी अपॉन थीटा। क्लियर कि नॉट क्लियर, बोलिए एक बार, हेलो बोलिए एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9, द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ सोल्यूशन। साइज का फॉर्मूला लिख लो बच्चों, मॉलिक्यूल ऑफ द सोल्यूशन, मॉलिक्यूल के साइज का फॉर्मूला लिखो, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द थिन डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ द फिल्म। लिखो वॉल्यूम ऑफ फिल्म डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ द फिल्म। तो इससे क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर साइज निकालते हैं सोल्यूशन की। मॉलिक्यूलर साइज जो निकलती है दैट इज इक्वल टू, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ द साइज, वॉल्यूम ऑफ द, इसमें से क्या निकलती है अपने, मॉलिक्यूल की साइज निकलती है, द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द थिन डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ द फिल्म। वॉल्यूम ऑफ ऑन एरिया, वॉल्यूम ऑफ फिल्म डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ फिल्म। फिल्म का मतलब क्या होता है, लेयर। फिल्म का मतलब लेयर, सोल्यूशन की लेयर। चलिए अगला, द यूनिट यूज टू मेजर द साइज ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज फर्मी। बच्चों लिखो 1 फर्मी, 1 मार्क्स का आता है। 1 फर्मी कितना होता है बच्चों, 10 की पावर -15 मीटर। लिखो 1 फर्मी इक्वल टू 10 की पावर -15 मीटर। ठीक है, ठीक है। यस सर। बच्चों अर्थ की सन से जो दूरी होती है, अर्थ से सन की दूरी को बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। लिखो द डिस्टेंस, द यूनिट यूज टू मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ एंड सन इज कॉल्ड द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। लिखो द यूनिट यूज टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सन से लेके अर्थ की दूरी जो होती है वो होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। चलिए अगला देखिए बच्चों, क्या होता है आपके पास जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं मेज़र करने के लिए, वो एक मिनिमम लेंथ मेज़र कर पाते हैं। जैसे आपकी स्केल, आपकी जो स्केल आती है स्कूल वाली, वो कितना मेज़र कर सकती है, कम से कम 1 mm। कितना मेज़र कर सकती है, 1 mm। समझ में आया ना। यस। हाँ 1 mm आपकी स्केल जो है, सॉरी 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं बेटा, 1 mm नहीं कर सकती है ना। 1 mm 1 सेंटीमीटर में 10। हाँ तो आपकी जो स्कूल की स्केल हुआ करती है बच्चों, वो 1 mm को जो है मेज़र कर सकती है। ठीक ना, आपकी स्कूल की स्केल देखे होगे, उसमें ये होता है 1 सेंटीमीटर। अब इस सेंटीमीटर में ऊपर की तरफ 10 पार्ट रहते हैं, ये 10 पार्ट। तो ये बेटा हर पार्ट क्या होता है, mm। ये होता है हर पार्ट मिलीमीटर होता है। समझ में आया कि नहीं आया। यस। ये हर पार्ट मिलीमीटर होता है। तो ऐसे, तो आपकी स्केल का जो लीस्ट काउंट क्या होगा, आपकी स्केल का लीस्ट काउंट होगा 1 mm। मतलब आपकी स्केल 1 mm तक मेज़र कर सकती है। ठीक है ना। तो जो सबसे छोटी रीडिंग आपकी स्केल मेज़र कर सकती है उसको बोलते हैं अपन लीस्ट काउंट। ऐसे ही अपने 2 इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक होता है वर्नियर कैलिपर्स। तो वर्नियर कैलिपर्स कितना मेज़र कर सकता है बच्चों, 0.01 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 0.01 सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर का 100th पार्ट। मिलीमीटर क्या होता है, 1 सेंटीमीटर का 10th पार्ट होता है। और ये क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर का 100th पार्ट। कौन मेज़र कर पा रहा है, वर्नियर कैलिपर्स। और स्क्रू गेज कितना मेज़र कर पाएगा, 1 सेंटीमीटर का 1000th पार्ट, 0.001 सेंटीमीटर। पढ़िए हर्षिता, द स्मॉलेस्ट
The smallest value measured by an instrument is called its least count. The least count of vernier calipers is 0.01 centimeter and that is screw gauge दैट ऑफ is the स्क्रू गेज इज 0.001 सेंटीमीटर। जो स्क्रू गेज का जो आपका लीस्ट काउंट होता है वो 0.001 सेंटीमीटर होता है। ओके, मतलब जो वर्नियर कैलिपर्स है वो 1 सेंटीमीटर के 100th पार्ट को एक्यूरेटली नाप सकता है, मगर जो स्क्रू गेज होता है वो 1 सेंटीमीटर के 1000 पार्ट तक को एक्यूरेटली नाप सकता है। चलिए 13 पॉइंट डिफरेंट टाइप ऑफ एरर्स। कितनी एरर होती है बेटा? 3 टाइप की एरर होती है, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। तो 3 टाइप की एरर होती हैं, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। ठीक है ना? सर मल्टीप्लिकेशन एरर भी होती है ना? कौन सी बेटा? मीन एब्सोल्यूट एरर। मल्टीप्लिकेशन में एरर अभी आएगा बेटा। एरर मल्टी वो जो आप बोल रहे हो दैट इज एल्जेब्रा ऑफ एरर है। वो एरर प्लस एरर इक्वल टू एरर, एरर माइनस एरर में एरर बनती है, एरर डिवाइडेड बाई एरर में एरर बनती है, तो वो एल्जेब्रा ऑफ एरर है। ठीक है ना? अब लिखिए बच्चों एरर, एरर का फॉर्मूला, एरर का फॉर्मूला लिखो, लिखो एब्सोल्यूट एरर इक्वल टू, एब्सोल्यूट एरर इक्वल टू, लिखो एब्सोल्यूट एरर इक्वल टू, एब्सोल्यूट एरर इक्वल टू ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू जो वैल्यू आई और जो वैल्यू ऑब्जर्व की जा रही थी, लिखो ऑब्जर्व्ड वैल्यू, लिखिए ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ओके, ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। ठीक है ना? अगला लिखो ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं बच्चों? मान लो आपने 5 रीडिंग ले ली, मान लो आपने कोई पेंसिल नापी कि ये पेंसिल, मान लो आपने अपनी हाइट नापी, आपने आपकी हाइट नापी, मान लो पहली हाइट आई A सेंटीमीटर, दूसरी आई B, तीसरी आई C, चौथी आई D और पांचवी आई E। तो अगर आपकी इतनी हाइट आई है मतलब आपने थोड़ी थोड़ी गलतियां सब में की हैं, और अगर आपको आपकी ट्रू हाइट निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे? आपको अपनी मतलब आपको अपनी ट्रू वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालोगे? ये जितनी सारी वैल्यूज़ आपने निकाली हैं इसका मीन, तो लिखेंगे ट्रू वैल्यू इक्वल टू मीन ऑफ ऑल द ऑब्जर्व्ड रीडिंग्स। लिखो ट्रू वैल्यू इक्वल टू मीन ऑफ ऑल द ऑब्जर्व्ड रीडिंग, मतलब A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E डिवाइडेड बाई 5 कर दो तो आपकी ट्रू वैल्यू आ जाएगी। ओके, मैंने फॉर्मूला गलत लिखा दिया बच्चों, ये काट देना। एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला जो होता है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू है, मैंने उल्टा लिखा दिया, सॉरी। लिखिए, हाँ, तो ट्रू वैल्यू क्या होती है बच्चों? सबका मीन। ठीक है, बोलो यस और नो। यस सर। हाँ, क्या लिखा है मैंने आपको, क्या बताया मैंने आपको कि ट्रू वैल्यू इक्वल टू सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्व्ड वैल्यू का मीन ले लो, सारे वैल्यू का मीन ले लो तो ट्रू वैल्यू आ गई। अब लिखो एब्सोल्यूट एरर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू। यस, तो लिखो एब्सोल्यूट एरर इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू कैसे करके निकालोगे? एवरेज से। तो मेजर्ड वैल्यू में ट्रू वैल्यू को माइनस करते जाओ तो आपको एब्सोल्यूट एरर आती जाएगी। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू में से ट्रू वैल्यू आपको सबट्रैक्ट कर दो तो आपके पास एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। बोलो डन। लिख लिया तो डन बोल देना। हेलो हर्षिता, लिख लिया? हाँ सर। ओके, तो एब्सोल्यूट एरर इक्वल टू कैसे निकलता है? मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। अब लिखो बच्चों मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। बेटा आपने जो एब्सोल्यूट एरर निकाली है तो हर एक्सपेरिमेंट की एब्सोल्यूट एरर निकालते जाओ।
तो पहले एक्सपेरिमेंट की एब्सोल्यूट एरर क्या बनेगी, डेल्टा x1, फिर दूसरे की एरर क्या बनेगी, डेल्टा x2, तीसरी एरर क्या बनेगी, डेल्टा x3, सारी एरर का मीन ले लो, तो दैट इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। लिखो लिखो, द मीन ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर्स, the mean of all absolute error is called mean absolute error. The mean of all absolute error is called mean absolute error. सारी absolute error का जो mean होता है उसको हम बोलते हैं mean absolute error. Done? The mean of all absolute error is called mean absolute error. Done? Any problem? No, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लिखिए, टॉपिक लिखिए रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। तो रिलेटिव एरर फ्रैक्शनल एरर क्या होती है बच्चों, मीन एब्सोल्यूट के साथ ट्रू वैल्यू का रेशियो कर दो तो वो जो निकलती है दैट इज कॉल्ड रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। लिखो, तो रिलेटिव एरर इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू। तो मीन एब्सोल्यूट एरर को ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दो तो उसको हम बोलते हैं, अगर आप मीन एब्सोल्यूट एरर को ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास बनेगा क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर को आप अगर आप ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास बनेगा रिलेटिव एरर, या उसी को बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर। ठीक है, क्लियर हो गया? से डन? Yes. ओके, चलिए इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं थोड़े से, कैसे करते हैं इसको। मान लीजिए बेटा आपने मान लो अपनी हाइट नापी, आपने जो है अपनी हाइट नापी, आपकी ये हाइट है, तो आप अपने हाइट के आपने कितने मेजरमेंट लिए, n मेजरमेंट। पहला लिया a1, दूसरा लिया a2, तीसरा a3, ऐसे ऐसे n मेजरमेंट लिए, तो सारे n मेजरमेंट आपके अलग अलग आए। तो अगर आपको अपने हाइट की ट्रू वैल्यू निकालनी है, मीन वैल्यू निकालनी है, तो देखिए मीन वैल्यू कैसे निकलेगी, सारी हाइट का मेजरमेंट अपॉन n, यानी a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an अपॉन n, इसी को बोलेंगे बच्चों मीन वैल्यू या इसी को बोलेंगे ट्रू वैल्यू। ओके, ये a1 a2 a3 क्या थी, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू या ऑब्जर्व्ड वैल्यू, और इसका जो मीन आया है दैट इज कॉल्ड मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू। समेशन फॉर्म में क्या लिखेंगे, सिग्मा ai 1 से लेके n तक सम डिवाइडेड बाई n। लिख लो बच्चों, ये हुआ मीन वैल्यू। अब निकालते हैं इसका एरर। देखिए एरर कैसे निकालते हैं, द एरर इन इंडिविजुअल मेजरमेंट क्या होता है, इंडिविजुअल एरर जो होती है एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, दैट इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। तो पहले वाली एरर निकालते हैं a1 की एरर, तो a1 का मेजरमेंट कितना है a1, और आपका मीन एरर कितना आया, सॉरी मीन वैल्यू कितनी आई a मीन, तो ये आपका पहला एरर आ गया डेल्टा a1, ऐसे डेल्टा a2, ऐसे डेल्टा a3, ऐसे डेल्टा an, ये सारे आपके एरर आ गए। कौन से एरर है, एब्सोल्यूट एरर है, सबका मॉड ले लो, मॉड ले लोगे तो एब्सोल्यूट एरर है। सो द एरर इन द एरर इज द, ये इज है बेटा, द एरर इज द इंडिविजुअल मेजरमेंट वैल्यू फ्रॉम द ट्रू वैल्यू। ट्रू लेकिन वैल्यू इधर से से मोड नहीं दिया ना, क्या बेटा, इधर तो इन्होंने मीन दिया है। तो बेटा मीन वैल्यू को ही तो ट्रू वैल्यू बोलते हैं ना। तो आपकी मान लीजिए एक्सपेरिमेंटल वैल्यू a1 है, तो a1 आपकी मीन वैल्यू से कितना डिफरेंस आएगा, a1 माइनस a मीन, या इसी को a ट्रू बोलते हैं। a मीन और a ट्रू एक ही बात है, आया समझ में? बोलो बेटा, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये पहली एरर बन जाएगी, दिस इज डेल्टा a1। ठीक है, यस सर। अब सारी एरर को जोड़ के उसका रेशियो ले लोगे, n कर दोगे तो क्या आएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा a1 प्लस डेल्टा a2 डेल्टा a3 अप टू डेल्टा an अपॉन n, तो ये कहलाएगा आपका मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है ना? यस सर। हाँ, ये आ गया डेल्टा a। अब चलिए, अब आपको लिखाना है रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा a मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाई a मीन, यानी कि ट्रू वैल्यू। ये आ गई आपकी रिलेटिव एरर। नोट करिए रिलेटिव एरर।
ठीक है। देन लिखिए परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर का सिंबल क्या होता है बच्चों, डेल ए करके। तो बहुत ही सिंपल है, ये जो निकला है इसी में 100 का मल्टीप्लाई कर दो और परसेंट लगा दो, तो मतलब रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाई 100 इक्वल टू परसेंटेज एरर। रिलेटिव एरर इक्वल टू परसेंटेज एरर इक्वल टू रिलेटिव एरर डेल्टा ए मीन अपॉन ए ट्रू मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये बन जाएगी आपकी परसेंटेज एरर। चलिए, अब जो आप पूछ रहे थे बेटा वो था एरर इन सम और डिफरेंस। मतलब एरर जो होगा सम और डिफरेंस में एरर क्या होगा। तो बच्चों अगर आपके पास कोई क्वांटिटी है z जो कि दो क्वांटिटी a और b के सम से या a और b के डिफरेंस से बनी है, तो अगर z इक्वल टू a प्लस या a माइनस b है तो डेल्टा z इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। तो यहाँ भी प्लस माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस, क्योंकि एरर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हुआ करती है। तो अगर a में भी एरर है, b में भी एरर है, तो गलती प्लस गलती इक्वल टू बड़ी गलती। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एरर कितनी होगी बच्चों, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। मतलब एब्सोल्यूट एरर जो होती है ऐड होती है, एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में एब्सोल्यूट एरर ऐड होती है। तो लिख लेना डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b, एरर ऐड हो जाएगी। डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। अगर आपके पास क्वांटिटी दी गई है z इक्वल टू a प्लस b या a माइनस b, तो जो एरर निकलेगी एब्सोल्यूट एरर, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर, वो कितनी निकलेगी, डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b जो एरर निकलेगी। डन। डन। यस सर। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगर आपके पास क्वांटिटी है z इक्वल टू a इंटू बी, तो अगर z इंटू a इंटू बी है तो याद रखना रिलेटिव एरर एडिशन में आ जाती हैं। तो लिखिए एरर ऑफ प्रोडक्ट और कोशिएंट। तो चाहे z इक्वल टू a इंटू बी हो या z इक्वल टू a अपॉन बी हो, तो क्या हो जाएगा, लिखो रिलेटिव एरर z डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू रिलेटिव एरर ऑफ a प्लस रिलेटिव एरर ऑफ b, डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। रिलेटिव एरर ऐड हो जाएगी प्रोडक्ट में। डन। अगला फॉर्मूला लिखिए, एरर इन केस ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी रेज्ड टू अ पावर। अगर आपके पास कोई क्वांटिटी ऐसी है कि z इक्वल टू क्वांटिटी a की पावर p, b की पावर q अपॉन c की पावर r है, तो करना क्या है बच्चों, ये पावर सारी बाहर आ जाएंगी। तो रिलेटिव एरर ऑफ z इक्वल टू p टाइम्स ऑफ रिलेटिव एरर ऑफ a, बीच में मल्टीप्लाई है तो अभी पढ़ा है मैंने, मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में, प्लस q टाइम्स ऑफ रिलेटिव एरर ऑफ b प्लस r टाइम्स ऑफ रिलेटिव एरर ऑफ c। नोट करिए, p टाइम्स ऑफ रिलेटिव एरर ऑफ a प्लस q टाइम्स ऑफ रिलेटिव एरर ऑफ b प्लस r टाइम्स ऑफ रिलेटिव एरर ऑफ c। डन। चलिए यस सर। तो ठीक है, आज मैंने आपको बताया बेटा यूनिट एंड डायमेंशंस की क्लास थी आज के, और आपने यूनिट एंड डायमेंशन जो है पूरा चैप्टर का पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। कल मैं बच्चों इसमें कराऊंगा आपको सिग्निफिकेंट डिजिट एंड वाला पार्ट। पहला पार्ट आपने कर लिया है, ठीक है ना, कल मैं इसका सिग्निफिकेंट डिजिट कराऊंगा।